हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी होम साइंस गृह विज्ञान से संबंधित किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए यूपी पीजीटी, स्पेशली यूपी पीजीटी को टारगेट किया गया है इस हमारे पेपर में, वीडियो में। यूपी पीजीटी 2021 का फुल पेपर एनालिसिस चल रहा है, लेकिन ये पार्ट में चल रहा है, 3 पार्ट्स में आपको मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन पे टिक करने वाला एनालिसिस नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और टिक कर दिया, कहानी खत्म, इतना तक ये सीमित नहीं है। इसमें आप जब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस एक क्वेश्चन से आप चारों ऑप्शंस और 4 नए कॉन्सेप्ट्स को समझ करके जाएंगे। तो जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, तो छोटे छोटे वीडियो नहीं है। आप लोगों को मैराथन बहुत पसंद आता है, तो उसी तरह की ये भी मैराथन ही है। एक कोशिश यही है कि इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए जाए, ठीक है। तो अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 40 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 7 करोड़ का सवाल नहीं है ये बस आपके लिए पीजीटी की नौकरी का सवाल है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि वैसोप्रेसिन को किस नाम से जाना जाता है। तो वैसोप्रेसिन पहले तो है क्या, तो पहले तो ये हार्मोन है। अगर आपसे नाम पूछ रहा है तो ऑक्सीटोसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। सही आंसर क्या है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। यही वो हार्मोन है जिसकी कमी से एक रोग होता है। जब ये हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब कम होता है तो इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस नामक बीमारी होती है। पहली चीज ये क्लियर हो गई कि ADH या वैसोप्रेसिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि डायबिटीज से रिलेटेड, मधुमेह से संबंधित बीमारी होती है। दूसरी चीज कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो देखिए इसके कई फंक्शंस हैं, आप पॉइंटेड नोट करते जाइएगा, ठीक है। पहला फंक्शन इसका क्या है कि ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करती है, वाटर बैलेंस का काम करती है, ठीक है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि किडनी के द्वारा जो पानी का अवशोषण होता है वो प्रक्रिया भी इसी के द्वारा होता है, जिससे कि बार बार यूरिनेशन की जो प्रक्रिया है यानी कि पॉलीयूरिया जिसे हम कहते हैं वो ना हो सके। तो इसीलिए पानी को रीअब्जॉर्ब करना, पानी का बैलेंस बनाना, वाटर बैलेंस बनाना, और साथ ही साथ BP यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। अब ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कि 2 समस्याएं इसमें ज्यादातर दिखाई देती हैं। आपने सामान्य डायबिटीज के मरीजों से सुना भी होगा कि उनको पॉलीयूरिया की दिक्कत होती है, ठीक है। क्या होती है, पॉलीयूरिया यानी कि मूत्र विसर्जन, अधिक मूत्र विसर्जन, पॉलीयूरिया अत्यधिक मूत्र की समस्या होती है हिंदी में कहें तो। और दूसरी चीज हमारी क्या होती है, दूसरी चीज हमारी होती है समस्या उनको पॉलीडिप्सिया। दूसरी जो समस्या है, पहली हमारी पॉलीयूरिया होती है और दूसरी होती है हमारी पॉलीडिप्सिया प्रॉब्लम होती है, जिसमें व्यक्ति को या रोगी जो है जिसे डायबिटीज इंसिपिडस है उसे अत्यधिक प्यास की समस्या होती है, ठीक है। अत्यधिक प्यास, उसे प्यास बहुत अधिक लगता है। देखिए राइटिंग पे मत फोकस करिए आप लोग, मैं कोशिश करूंगी कि राइटिंग सुधर जाए, आप लोग पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया दोनों किसके लक्षण है, तो ये दोनों लक्षण होंगे डायबिटीज इंसिपिडस के। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, आई होप क्लियर ही होगा। चलिए अगला देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है हमारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, ये गर्भाशय में संकुचन का काम करता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, गर्भाशय संकुचन जिसे कहते हैं यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कब करता है, डिलीवरी के समय पे यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है या इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे गर्भाशय में संकुचन होता है ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन
इसके अलावा इसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब फिजिकल इंटीमेसी के दौरान जो मेंटल हैप्पीनेस मिलती है वो भी क्या है, हमारा ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होता है, उसके कारण मिलती है। गाना सुनते हो, गाना सुनने से जो खुशी मिलती है, डांस करने से, कुछ अच्छा खाने से जो खुशी मिलती है, वो सारा का सारा काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का। साथ ही साथ एक डोपामिन हार्मोन होता है, उसका भी काम खुशी देना ही है, यानी कि हैप्पी हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, गोनेड हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है। क्यों? क्योंकि इसका क्या काम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका, मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है, इसको करते हैं ऊपर, LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, तो ये दो तरीके से काम करता है, ध्यान दीजिएगा। मेल में अलग और फीमेल में क्या करता है, अलग तरीके से काम करता है। मेल में और फीमेल में दोनों में प्रोसेस एक ही है, बट काम क्या क्या है इनका, अलग अलग काम है। जैसे कि मेल में क्या करता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, जिसको शुक्राणु उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं, उसमें मददगार होता है। और फीमेल में ओवल्यूशन यानी कि अंडोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है ये, ठीक है। तो LH हार्मोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मेल और फीमेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। चलिए अगला देखते हैं, इसका नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। अगला है हमारा ग्रोथ हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन ये कहाँ से रिलीज होता है, अच्छा ये हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होते हैं, तो ये रिलीज हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से रिलीज होते हैं, ठीक है। खासकर हमारा जो ADH हार्मोन है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से यानी कि पीयूष ग्रंथि के भाग से रिलीज होता है, ठीक है। फिर हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से ही रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ये भी हमारा किससे रिलीज होता है, ये भी हमारे पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये शारीरिक वृद्धि की तरफ, शारीरिक वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसको साथ ही साथ HGH हार्मोन भी कहते हैं। तो जैसे वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADH हार्मोन है, वैसे ही ग्रोथ हार्मोन को HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एक क्वेश्चन। अब देखिए इस एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, लेकिन आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एसिड रेन वॉज इन्वेंटेड बाई, एसिड रेन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, अम्लीय वर्षा की खोज की बात कर रहा है। तो अम्लीय वर्षा की खोज की गई थी रॉबर्ट एंगम स्मिथ के द्वारा। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में आया था खोज से संबंधित, और देखिए इसी खोज से संबंधित मैं आपको आगे छोटे छोटे क्लासेस में और भी जितने हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बॉडी एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, मैं उन सभी की आपकी एक क्लास लाऊंगी जो 10 मिनट में आपका हो जाएगा कंप्लीट, और वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। देखिए मैं जो भी टॉपिक आपको बता रही हूँ कि इसकी क्लास में दूंगी, मैं जरूर से जरूर दूंगी, ऐड कर दूंगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट एंगम स्मिथ ने क्या किया था, अम्लीय वर्षा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो हमारा ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है उसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं, क्या वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, CNS जिसे कहते हैं, क्या वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है, क्या ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, या फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए CNS हमारे कंट्रोल में नहीं है। CNS के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क, और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। ये दो पार्ट होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। PNS क्या होता है कि ब्रेन से रिलीज यानी कि ब्रेन से निकली हुई, इसे मैं आपको ये भी बता देते हैं, ब्रेन से निकली हुई जो हमारी क्रैनियल नर्व्स होती हैं, क्रैनियल नर्व्स का मतलब क्या होता है, कपाल तंत्रिकाएं, ठीक है। ये जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हमारी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु
तंत्रिकाएं। तो ये दो तरह के पार्ट जो है ये हमारे ब्रेन के पार्ट हो गए, सॉरी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, लेकिन इनसे जो नर्व्स निकलती हैं वो नर्व्स हमारे किसके पार्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट, जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से सारी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसमें फिर पूछ रहा है आपसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और पैरासिम्पैथेटिक। तो जो आपका पीएनएस है ये उसी के दोनों प्रकार है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ब्रेन के लिए भी मैं डिटेल में क्लास लूंगी आपके कुछ दिनों में, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताऊंगी। तो अब प्रश्न पे आते हैं कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र हमारा क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। द डैश इज द सम ऑफ द सीक्वेंस स्कोर फॉर मेजर्स डिवाइडेड बाय दैट नंबर, यानी कि दिए हुए अंक वितरण के अगदी समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से जो भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम मीन कहेंगे, मोड कहेंगे, मीडियन कहेंगे या नन ऑफ दिस। तो देखिए पहले इसको समझिए फिर आप आंसर करिएगा। कमेंट में आप मुझे आंसर कर सकते हैं, हालांकि लाइव क्लास नहीं है लेकिन आप फिर भी मुझे आंसर करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए हुए अंक वितरण, जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 8, 1, 3, ठीक है, और 6, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 2, 4, 6, ये दोनों नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा। अब समस्त अंकों को जोड़िए, 4, 2, 6, 8, 14, 1, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 4, 24, 24 आ गया आपका संख्या का मान। ठीक, अब कह रहा है कि जितनी ये संख्या है उससे भाग देना है, यानी कि 2, 4, 6 से आपको भाग देना है। तो 6 चौके 24 यानी कि 4 आपका आंसर आएगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, ये किसका मेथड होता है, आपसे यही पूछ रहा है। तो ये मीन होगा, मोड होगा या मीडियन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारे मीडियन का फॉर्मूला है। मोड में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी बात करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। और मीडियम में हमारा क्या होता है, आरोही और अवरोही क्रम, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि मिडिल की बात करते हैं। अगर ये आपका 6 संख्या है तो इसके बीच में जो मिडिल में आएगा हम उसकी बात करेंगे। तो ये आपके रिसर्च से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न है। और ध्यान दीजिएगा कि रिसर्च और सांख्यिकी के प्रश्न भी पूछते हैं आपके पेपर में, तो आप इस सेगमेंट को इग्नोर मत करिएगा। खासकर फॉर्मूला से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने सारे फॉर्मूला को जो मेजर है हमारे उनको ऐड किया है। मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज, जो जिस फॉर्मूले को अभी हमने अप्लाई किया था। मीडियन में हम क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू निकालते हैं व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। जैसे कि कोई आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले हम डेटा का सेट लगाएंगे, डेटा सेट लगाने के बाद से हम उसमें से क्या करेंगे, मिडिल जो नंबर आएगा हमारा हम उसे मानेंगे हमारा मीडियन। फिर मोड क्या होता है, मोड इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू। जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, कुछ संख्याएं जैसे कि 2, 3, 2, 4, 6, 2, 4, 3, 2। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इनमें से मोड कौन सा होगा। तो मोड कैसे पता करेंगे, मोस्ट कॉमन वैल्यू, यानी कि हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो लगातार आई है, कई बार आई है। तो जैसे कि हमारा 2, 2, 2 और 2 4 बार आया है, तो ये क्या होगी, हमारी मोस्ट कॉमन वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका मीन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, जान ही रहे हैं हम, घर के आसपास मोहल्ले के डॉग्स बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, द नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन, यानी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपकी 1978 में। जितने भी कार्यक्रम, आपके लिए सिंपल तरीका बताएं कैसे आपको नोट्स बनाना होगा। तो जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों का कौन सा कार्यक्रम है, किस तिथि में लागू हुआ, किसके द्वारा लागू हुआ, इस चीज को आप लोग जरूर ऐड कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1978 में। और ये क्वेश्चन आपका सिर्फ पीजीटी में नहीं, आपके टीजीटी में भी पूछता है, बीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है, आरपीएससी का जो पेपर होता है उसमें भी आता है, अभी जो आपका एलटी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आ सकता है। ठीक, और इसके अलावा जो आपके यूजीसी नेट के पेपर्स होते हैं उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,
और इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ डैश इज अ रेसिस्ट टेक्निकल ऑफ डाइंग, यानी कि निम्न में से कौन सा होगा जो रंगने की प्रतिरोधी विधि है। प्रतिरोधी का मतलब क्या है, प्रतिरोध, रोक देना, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, बाटिक डाइंग या स्टेंसिल प्रिंटिंग, ठीक है। अवरोध की बात कर रहे हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाटिक डाई। अवरोध किसमें उत्पन्न होता है, बाटिक डाई से। देखिए टाई एंड डाई भी आपका क्या है, एक तरह से रेजिस्ट प्रिंटिंग के ही अंतर्गत आएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर किसको कंसीडर किया गया, बाटिक प्रिंटिंग को, क्योंकि बाटिक प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं कि आपने अगर किया होगा प्रैक्टिकल तो आपको याद होगा कि मोम, वैक्स, पैराफिन वैक्स, बी वैक्स को लिया जाता है, कपड़े पे, कोई कपड़ा है, कोई सरफेस है, उस जगह पे हम जहां जहां पे इसके ड्रॉप्स को गिराएंगे वहां पर क्या होगा, कलर रेजिस्ट हो जाएगा। सेम यही काम हमारा टाई एंड डाई में भी होता है, बस नॉट के द्वारा होता है, उसमें हम गांठों को बांधते हैं। तो ये दोनों के मेथड, दोनों मेथड आपके क्या हो जाएंगे, रंगने की प्रतिरोधी विधि के अंतर्गत आएंगे, बट यहाँ पे ज्यादा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर सी को माना गया है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके प्रिंटिंग के मेथड्स है। 47 नंबर क्वेश्चन, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, स्मॉल इंटेस्टाइन का अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब आपसे किसका पूछ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का पूछ रहा है, यानी कि बड़ी आंत के कौन से भाग हैं, तो सीकम, कोलन, रेक्टम या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे ही आपके सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस, ये सारे के सारे किसके भाग होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, तो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट आंसर। देख लीजिए कौन कौन से कहाँ पे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा सीकम होता है, जो भाग हमारा जहां पे हमारी छोटी आंत आ करके ऐड होती है उस पार्ट को हम सीकम कहते हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो ये वाला जितना भी भाग अब आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोलोन का पार्ट होता है, लेकिन कोलोन के भी अलग अलग नाम होते हैं। अब जैसे जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाता है, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर बराबर चलता है, क्षैतिज चलता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। फिर नीचे की तरफ जाता है तो उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और जो थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है रेक्टम बनाने के लिए, वो होता है हमारा सिग्मोइड कोलोन। और लास्ट में हमारा क्या आता है, रेक्टम आता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, हमारा बड़ी आंत का ही भाग है। अगर आपसे अगली बार क्वेश्चन आ जाए कोलोन के टाइप्स में, तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन, ये सारे के सारे पार्ट होंगे किसके, कोलोन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, the heat is divided into right and left side by a septum which is composed of myocardium and tissue. Which type of tissue, मतलब किस प्रकार के टिश्यू की यहाँ पे बात हो रही है, जो क्या करता है, हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक है, एक तो है हमारा मायोकार्डियम और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा नाम से ही रिलेटेड समझ में आ जाएगा आपको, एंडोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों लेयर्स ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की परत है, हृदय की परत है, लेयर्स ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हार्ट लेयर्स, यहाँ पे आपको सारे के सारे लेयर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से लेयर्स हैं, एक मिनट, ठीक है। लेयर्स देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 लेयर यहाँ पे दिया हुआ है, बट 4 लेयर हमारे नहीं होते हैं, हमारे कितने लेयर होते हैं, हमारे पास टोटल होते हैं 3 लेयर। लेकिन 4 लेयर क्यों कह रहा है, क्योंकि जो सबसे बाहरी लेयर होता है हमारे हार्ट का, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो 2 लेयर्स से मिल करके बनता है। एक तो हमारा पेरिकार्डियम और दूसरा होता है एपिकार्डियम। अगर आपको यहाँ पे नाम विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, पेरिकार्डियम, दूसरा होता है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। मिडिल लेयर या मध्य की जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, ठीक है। इसको जरूर आप याद रखिएगा, ये सीक्वेंस नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि जो सबसे बाहरी की लेयर होगी, सबसे बाहर की जो परत होगी, वो क्या होगी हमारी एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। अब ये एपिकार्डियम पेरिकार्डियम क्या है, जो बाहर की परत होती है उसका मेन नाम तो पेरिकार्डियम ही है, लेकिन ये दो लेयर से बनी होती है, 2 तरह की लेयर से, 2 तरह की परतों से बनी होती है। तो इसमें दूसरी जो परत होती है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। और इन दोनों परतों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव्य भरा होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियल
फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल द्रव्य। अब इसका काम क्या होता है, तो आपको पता है कि हार्ट क्या करता है, लगातार लगातार पंप करता रहता है। तो पंप करते करते घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो क्या होगा, घर्षण होगा। तो उस घर्षण से परत की रक्षा करने के लिए ही ये पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है। बात करते हैं मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होता है, एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच की परत होती है। तो मायोकार्डियम क्या करता है, मायोकार्डियम मसल्स का लेयर है, ठीक है, मसल्स का लेयर है। जो चारों भाग आपको दिखाई देते हैं ना, दो एट्रियम, दो वेंट्रिकुलर, यानी कि दो आलिंद, दो निलय, वो हमारे इसी से डिवाइड होते हैं। लास्ट में आता है हमारा एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम सबसे आंतरिक परत होती है, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है, टच होता है, जिससे हमारा ब्लड जो उसकी त्वचा होती है सबसे अंदर, हमारे हृदय की त्वचा, ये वाली भाग जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या है, एंडोकार्डियम होता है, ठीक है। ब्लड यहीं से हमारा पंप होता है। तो ये तीनों के तीनों लेयर्स आपके क्या हैं, आपके हार्ट के लेयर्स हैं, यानी कि हृदय की ये तीनों के तीनों परतें हैं, तीनों को 4 पार्ट है इसके। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, मॉइस्चर टेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन विच फाइबर। किसकी बात कर रहा है, मॉइस्चर टेस्ट की बात कर रहा है। मॉइस्चर टेस्ट का मतलब नमी परीक्षण, परीक्षण से संबंधित प्रश्न है। देखिए, ज्वाला परीक्षण यानी कि अग्नि परीक्षण भी पूछता है, इंक टेस्ट पूछता है, मॉइस्चर टेस्ट पूछता है, टीयरिंग टेस्ट पूछता है कि धागे को खींचने पे कैसे टूट रहा है। तो ये सारे टेस्ट आप जरूर याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अगर ना पढ़ पाइएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझा दूंगी कि कैसे आप याद रख सकते हो इजीली। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे कि किस रेशे पर लागू होता है ये, तो नमी परीक्षण, नमी का मतलब पसीना। अभी जैसे देखो, पसीना हो रहा है, गर्मी है, ये फैब्रिक जो है ये क्या है, ये कॉटन का फैब्रिक है। अब ये जो कॉटन का फैब्रिक है, अगर इससे मैं पसीना पोंछ लूं ऐसे, तो पसीना भी क्या है, मॉइस्चर ही तो है। अब ये पसीना इसमें सोख लेगा। आपसे यही पूछ रहा है कि जो मॉइस्चर टेस्ट है ये किस पे लागू होगा, तो कॉटन का जो फैब्रिक होता है उस पे हमारा मॉइस्चर टेस्ट लागू हो जाएगा। रेयॉन फैब्रिक पे रेयॉन से पूछोगे तो आपका उतना पसीना नहीं सोखेगा जितना कि आपका कॉटन होगा। एस्बेस्टस और ग्लास, ये तो आपके मिनरल फाइबर के अंतर्गत आएंगे, तो ये तो वैसे भी मॉइस्चर फ्री होते हैं, मतलब ये नॉन ऑब्जर्वेंट होते हैं, अवशोषक ये नहीं होते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कॉटन होता है रेयॉन भी लेता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आंसर करना है, तो मोस्ट सुटेबल की बात कर रहा है, मोस्ट सुटेबल होगा आपका कॉटन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेनेशन, उसी चीज के लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। अब देखिए, मॉइस्चर बिहेवियर इन डिफरेंट फैब्रिक्स, अलग अलग प्रकार के जो फैब्रिक्स होते हैं उनका मॉइस्चर बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारा कॉटन, तो ये क्या होता है, हाईली अब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अवशोषक क्षमता इसमें होती है। रिटेन्स मॉइस्चर, मॉइस्चर को क्या करता है, लंबे समय तक रिटेन करके रख सकता है। और ड्राई स्लोली, धीरे धीरे क्या होता है, ये सूख भी जाता है। फिर वुल यानी कि ऊन, ऊन में क्या होता है, अब्जॉर्ब मॉइस्चर, वेपर वेल, ये भी क्या करता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वेपराइज फॉर्म में। कीप्स वार्मथ यानी कि गर्माहट बनाए रखता है। और स्लो ड्राइंग होता है, ये भी धीरे धीरे सूखता है। सिल्क का फाइबर यानी कि रेशम, तो मॉडरेट अब्जॉर्बेंसी होता है, यानी कि इसमें जितना इन दोनों में है उतना ज्यादा अब्जॉर्बेंसी इसमें नहीं होता है, ये कम अवशोषक होता है, अवशोषक है लेकिन कम अवशोषक है। ये फील्स कूल एंड स्मूथ, यानी कि इसका जो सरफेस होता है वो हमें ठंडा महसूस होता है और बहुत ही मुलायम महसूस होता है। लिनेन का फैब्रिक, वेरी हाई मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, लिनेन सबसे ज्यादा क्या करता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। कपास के बाद लिनेन, ये कॉटन और लिनेन क्या होते हैं, कॉटन से भी अगर बेहतर क्वालिटी किसी की होती है तो वो होता है हमारा लिनेन, ठीक है। तो लिनेन क्या करता है, वेरी हाईली अब्जॉर्बेंट होता है, ये सबसे ज्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। ड्राई क्विकली, जल्दी सूख जाता है, कॉटन की अपेक्षा जल्दी सूख जाता है। और कूल टू वियर, यानी कि पहनने में रेशम के जैसे ये ठंडा महसूस कराता है, ठीक है। अगला है हमारा पॉलिस्टर यानी कि नायलॉन, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। वेरी लो ऑब्जॉर्बेंसी, इनमें लो ऑब्जॉर्बेंसी क्या होती है, ऑब्जॉर्बेंसी यानी कि अवशोषक का गुण जो होता है बहुत कम होता है। क्विक ड्राइंग, लेकिन फिर भी ये सूख जल्दी जाते हैं, क्योंकि कम अवशोषित होंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, पानी कम अवशोषित होगा। ऑफ्टन फील्स लेस कंफर्टेबल इन हॉट वेदर, साथ ही साथ क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इनको पहनना सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं होते, इनको पहनने से पसीना ज्यादा आता है। फिर हमारा ब्लेंडेड फैब्रिक्स, कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो कई सारे धागों से मिलकर के बने होते हैं। तो बिहेवियर डिपेंड्स ऑन फाइबर मिक्स, यानी कि ये किस पर निर्भर करता है कि कौन सा फाइबर मिक्स किया गया है। यदि कॉटन और पॉलिस्टर ब्लेंड किया गया है तो ये अब्जॉर्ब लेस देन प्योर कॉटन।
पॉलिस्टर, सॉरी क्या है आपका, कॉटन और पॉलिस्टर को अगर मिक्स किया गया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉली कॉटन, जिसे हम कहते हैं। ये कम मात्रा में, लेस देन प्योर कॉटन की अपेक्षा ये कम मात्रा में अवशोषकता का गुण हो इसमें होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू emphasize इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच टाइप ऑफ लाइटिंग इज यूज्ड, यानी कि किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सेड लाइटिंग, ट्रैक लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग या फिर स्पॉट लाइटिंग। तो प्रभुत्व देने की बात कर रहे हैं यानी कि फोकस की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा लाइटिंग देखिए कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पॉट लाइटिंग, यानी कि फोकस की बात कर रहे हैं। आपने आर्ट गैलरीज में देखा होगा कि पेंटिंग्स लगी होती हैं वॉल पे और उनके ऊपर या नीचे फोकस लाइट होता है जो फोकस करता है उस पेंटिंग के ऊपर, तो ये हमारा स्पॉट लाइटिंग होता है। आपने डांस शो वगैरह मूवीज में देखा होगा कि अचानक से स्टेज पे कोई आता है और उसके ऊपर फोकस पड़ता है, तो ये क्या कह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, प्रभुत्व में है, ये समान प्रभुत्व में है और इस पे फोकस करना है, तो ये हमारा स्पॉट लाइटिंग होगा। ठीक है, शेड लाइटिंग छाया प्रकाश होता है जिसमें हल्का हल्का शेडिंग दिखाई देता है, कठपुतली वगैरह के डांस में भी दिखता है। ट्रैक लाइटिंग क्या होता है, ट्रैक करता रहता है, जैसे अभी मैं ऐसे ऐसे चलूं तो मेरे ऊपर क्या होगा, एक फोकस लाइट चलेगा जो मुझे क्या करेगा, ट्रैक करेगा, जहां जहां मैं जाऊंगी वो ट्रैक करता रहेगा, उसका कलर भी क्या होगा, चेंज हो सकता है। फिर इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या है, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है ये। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइटिंग क्या है, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आपको आगे मैं बताऊंगी। देखिए अभी आपको पता है, अगर आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी मेरे 300 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, यानी कि ये क्लास जो है अच्छी तो हो सकती है, हो सकता है आपको अच्छी लगे, ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सब्सक्राइबर बढ़वाइए, शेयर करिए और लोगों से बताइए कि यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, कोशिश है कि अच्छी से चले। ठीक है, सारी चीजें मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट दूंगी, सारा का सारा नोट्स भी दूंगी, लेकिन पहले आप लोगों के सपोर्ट के साथ। अगर कुछ कमी रह जाए तो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे ये गलत है या फिर ये कमी है, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए वो लाइटिंग्स कौन कौन से हैं। एक एम्बिएंट लाइटिंग होता है, प्रोवाइड जनरल इल्यूमिनेशन टू अ स्पेस, यानी कि किसी जगह पे सामान्य लाइटिंग, जैसे कि अभी इस रूफ पे जो लाइटिंग लगती है हमारी वो क्या होती है, हमारी एम्बिएंट लाइटिंग होती है, जिसे हम सीलिंग लाइट हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। टास्क लाइटिंग जो किसी टास्क पे फोकस करे, टास्क को करने के लिए, फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक एरिया फॉर पर्टिकुलर टास्क, किसी काम को करने के लिए, जैसे स्टडी टेबल पे स्टडी डेस्क लैम्प होता है हमारा, पढ़ना हमारा मेन टास्क होता है और उस पर फोकस करने वाले को हम क्या कहते हैं, टास्क लाइटिंग कहते हैं। एक्सेंट लाइटिंग, ये आपके यूजीसी नेट पे पूछा हुआ प्रश्न है। एक्सेंट लाइटिंग क्या है, ड्रॉज अटेंशन टू ऑब्जेक्ट और फीचर्स। ठीक है, और इसी एक्सेंट लाइटिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रैक लाइटिंग कहते हैं। इस तरह का देखा होगा आपने मूवीज में, बड़े बड़े जो स्टेज पे शोज होते हैं उनमें ये लाइटिंग्स घूमती रहती है जो ट्रैक करते रहते हैं। ठीक है, गोल गोल घूमते रहते हैं, आजकल डीजे वगैरह में भी दिखाई देता है। तो ये सारे आपके कॉमन लाइटिंग के टाइप्स हैं, आगे हम और अच्छे से पढ़ते चलेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, इज नॉट यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर थ्रू केमिकल डिसइंफेक्शन मेथड, यानी कि जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग जल शुद्धिकरण की रासायनिक पद्धति में नहीं किया जाता है। तो चारकोल होगा, एलम होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा या फिर लाइम चूना होगा। सही आंसर आप 1-2 मिनट के सोच लीजिए, मैं थोड़ा सा तब तक पानी पी लूं। ठीक है, जल्दी से सोचिए। सोचे, सोच लिए कि नहीं? चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि की बात कर रहा है। 2 मेथड्स होते हैं, एक भौतिक विधि होती है, एक हमारी रासायनिक मेथड होता है। तो रासायनिक मेथड में देखिए चारकोल दिया हुआ है यहाँ पे, एलम यानी कि फिटकरी दिया है, ब्लीचिंग पाउडर दिया है और लाइम यानी कि चूना दिया है। तो पानी का शुद्धिकरण करने के लिए हम एलम का यूज करते हैं। ठीक है, हम ब्लीचिंग का भी यूज करते हैं और हम लाइम का यूज करते हैं, चारकोल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर,
टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज, यानी कि एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि क्या होती है? तो एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि हमारी कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। यानी कि हार्ट एक बार में जो पंपिंग करता है उसमें कितना टाइम लगता है उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन में, यानी कि संकुचन और शिथिलन में, तो टोटल टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का। कंफ्यूज मत होइएगा, 8 सेकंड नहीं है, 0.8 सेकंड है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहला सेकंड हमारा क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है? आलिंद हमारा क्या कर रहा है? संकुचन कर रहा है। इसके बाद से दूसरे सेकंड में हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। फिर 3-4 सेकंड के बाद से हमारा एट्रियल डायस्टोल होगा, प्रकुंचन, संकुचन और प्रकुंचन। फिर हमारा आलिंद प्रकुंचन करेगा। फिर 6वें सेकंड के बाद और 7वें सेकंड के बीच में हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, यानी कि हमारा निलंद करेगा। और 8वें स्टेप में हमारा एक कार्डियक साइकिल क्या होगा? पूरा हो जाएगा। यानी कि दाएं आलिंद से, ठीक है, बाएं भाग तक पूरा ये चक्र चलाने में हमें कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकंड हमारा एक चक्र में लगता है। ठीक है, देखिए हार्ट से इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने पहले ही एक हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो डाला हुआ है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए भी हैं और कुछ बनाए हुए भी क्वेश्चंस हैं, हैंड रिटेन सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 53 नंबर, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी? आरबीसी में कौन प्रेजेंट नहीं होता है? बहुत कॉमन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आरबीसी में हमारा क्या नहीं होता है? तो आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता है। इतना तो आपको पढ़ते पढ़ते रट गया होगा, आरबीसी में हमारा केंद्रक नहीं होता है। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि आरबीसी किस आरबीसी की बात कर रहा है? अडल्ट आरबीसी की बात कर रहा है, यानी कि प्रौढ़ कोशिकाएं जो होती हैं, प्रौढ़ रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें ये आरबीसी हमारा आरबीसी के में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन है हमारा रक्त का प्रोटीन। क्या है? रक्त का प्रोटीन, जो किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दो चीजों से, एक तो हीम, हीम का मतलब आयरन यानी कि लोहा, और ग्लोबिन, ग्लोबिन यानी कि हमारा प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अब यहीं पे देखिए आपका एक और प्रश्न हो सकता है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, साधारण, संयुक्त और हमारा व्युत्पन्न। इंग्लिश में सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड। तो ये हमारा कंजुगेटेड यानी कि संयुक्त प्रोटीन का प्रकार है, संयुक्त प्रोटीन का प्रकार है, जिसमें एक तो प्रोटीन होता है और एक गैर प्रोटीन होता है। गैर प्रोटीन का मतलब प्रोटीन के अलावा कुछ और चीज, तो यहाँ पे प्रोटीन के अलावा होता है आयरन, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड का प्रोटीन। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये हमारे रक्त का लगभग 55% भाग होता है। 55% भाग में दो चीजें होती हैं, 92% हमारा होता है वाटर यानी कि जल, और लगभग 8% में हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद वाटर, पानी, आपको पता ही है क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है, पूर्व बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो प्री स्कूल एज होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। पूर्व बाल्यावस्था क्या है हमारी? वह अवस्था जिसमें बच्चा भी क्या शुरू में स्कूल जाना प्रारंभ करता है। प्री गैंग एज है, समूह से पूर्व की अवस्था होती है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, प्री स्कूल से पहले की अवस्था है, समूह से पहले की अवस्था है। लेकिन हाँ क्यूरियोसिटी एज है, यानी कि जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था है। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। 2 वर्ष तक तो उनकी शैशवावस्था चलती है, यानी कि इन्फेंसी चलती है। इस समय तो उनको कोई समस्या ही नहीं है, किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ये होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था, और इस अवस्था में बच्चों में क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है। लेकिन स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है ये, 1 मिनट, स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है, और गैंग एज से पहले की अवस्था होती है, यानी कि 5 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं गैंगिंग बनाते हैं, समूह प्रवृत्ति की अवस्था जिसे कहते हैं, उन दोनों अवस्थाओं से पहले की अवस्था है ये। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे हमारे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बहुत सिंपल, मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है, वैसे ही किडनी की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अब यहाँ पे न्यूरॉन दिया है, न्यूरॉन किसकी बेसिक यूनिट होती है? तो न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, यानी कि हमारे तंत्र की अगर सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अगर कोई है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा न्यूरॉन। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग है, मूत्र के निष्कासन के लिए सेल कोशिका मालूम होगा आपको।
नहीं मालूम है तो मैंने ऑलरेडी क्लास लिया हुआ है, आप देख सकते हो। 56 द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज, एक ही प्रकार के जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके गुलू गुलू गुटुर गुटुर करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यू यानी कि उत्तक। ठीक है, जो 4 प्रकार के होते हैं मनुष्यों में, प्लांट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जैसे ये हमारी स्किन, हमारा ऊपरी शरीर का आवरण, ये एक प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक से बनता है। तो ये क्या है, हमारा एक प्रकार के जो टिश्यू है। जैसे कि फिर हमारा हार्ट बनता है किससे, कार्डियक टिश्यू से, तो कार्डियक टिश्यू हमारा एक प्रकार का टिश्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमीनो एसिड इज एब्सेंट इन पल्सेस, पल्स में दाल में कौन से अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। अमीनो अम्ल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके टाइप से, दाल में कौन से पाए जाते हैं, चावल में कौन से नहीं पाए जाते हैं, चावल में कौन से पाए जाते हैं, दाल में कौन से नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए आज आपका ये वाला डाउट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं बहुत सिंपल तरीके से। क्या कह रहा है, पल्स यानी कि दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा PM साथ में जोड़ लीजिए। P से पल्स और M से क्या हो जाएगा हमारा, मिथियोनिन। ठीक है, PM, अगर PM जी हैं, ठीक है, तो कौन नहीं होगा, अगर PM है तो आर्यम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर PM जी हैं, एक मिनट, PM जी हैं तो हमारे आर्यम जी होंगे। PM जी अगर हैं तो आर्यम जी, PM अगर नहीं है, सॉरी, PM अगर नहीं है तो कौन होगा, आर्यम होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कौन है, आर्म होंगे, हमारे आर्यम होंगे। इसको कैसे याद रखना, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताए हैं, हो सकता हो कि आपने अपना अलग बनाया होगा। ध्यान दीजिए कि पल्स, P से पल्स हो जाएगा, M से मिथियोनिन नहीं पाया जाता है, लेकिन राइस में मिथियोनिन जो होता है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे R का मतलब क्या है, राइस है, राइस में हमारा मिथियोनिन पाया जाता है। दाल में क्या होता है, तो दाल में हमारा लाइसिन ल्यूसिन जो होता है ये हमारे दाल में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, इनमें से ये तीनों के तीनों जो है ये कौन से हैं हमारे, कौन से किस प्रकार के अमीनो एसिड हैं, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एसेंशियल, ये सारे चारों, तीनों नहीं, ये चारों के चारों हमारे क्या हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी कि आवश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सलाइवा, सलाइवा में कितना परसेंट वाटर होता है, यानी कि लार में कितना प्रतिशत पानी होता है। तो भैया लार जो है वो पूरी तरह से पानी ही तो है, इक्का दुक्का परसेंट उसमें हमारे अदर केमिकल्स, अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अदर जो भी तत्व पाए जाते हैं वो होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 99.27% हमारे सलाइवा में वाटर होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सलाइवा में हमारे कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सलाइवा में हमारे एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एमाइलेज। ठीक, इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन, और इसका मेन काम होता है किसको पाचन करना, तो इसका मेन काम होता है स्टार्च का पाचन करना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम पाचन किसका करता है, स्टार्च का पाचन करता है। लार से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कॉन्टेक्ट विथ रेडियो एंड दूरदर्शन इज कॉल्ड, यानी कि रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट कहलाएगा, ग्रुप कॉन्टेक्ट, मास कॉन्टेक्ट, या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा, दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या है, एक लोग तो कोई देखेगा नहीं, कुछ 2-4 लोग तो देखेंगे नहीं, पूरा भारत देख सकता है दूरदर्शन को। तो दूरदर्शन इज अ मास कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये हमारा जनसंपर्क का विधि है, मास कॉन्टेक्ट के अंतर्गत ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत संपर्क या इंडिविजुअल कांटेक्ट में क्या है हमारा, खेत पर और घर पे संपर्क करना, कार्यालय में मिलना, व्यक्तिगत रूप से मिलना। व्यक्तिगत संपर्क का मतलब जब हम किसी से इंडिविजुअली मिलते हैं। समूह का मतलब जब 2, 4, 10 लोगों का समूह होता है। और जनसंपर्क जहाँ पे जनसंख्या कितनी है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, निश्चित जनसंख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा खेत और घर पे संपर्क करना, कार्यालय में मिलना, टेलीफोन पे बात करना, व्यक्तिगत पत्र किसी को भेजना या परिणाम प्रदर्शन करना, ये सारे के सारे व्यक्तिगत संपर्क की विधियां हैं। समूह संपर्क की बात करें तो विधि प्रदर्शन, व्याख्यान, सभा, समूह चर्चा, प्रशिक्षण कार्यक्रम करना, सुनना उसको। परिणाम प्रदर्शन की सभा, परिणाम प्रदर्शन यहाँ भी है बट सिर्फ परिणाम प्रदर्शन व्यक्तिगत संपर्क है, बट अगर सभा समूह की बात की जा रही है तो ये समूह संपर्क है। सम्मेलन करना और दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना, ये सब के सब क्या है, हमारे ग्रुप कॉन्टेक्ट के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा मास कॉन्टेक्ट। मास कॉन्टेक्ट क्या है, सुदृढ़ सामग्रियां, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सूचना का परिपत्र और विज्ञापन,
ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये मास कॉन्टेक्ट है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सकता है। पोस्टर और चार्ट, प्रदर्शित पदार्थ, दृश्य श्रव्य साधन, टेलीविजन और रेडियो, दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सारे के सारे क्या है, हमारे जनसंपर्क यानी कि मास कॉन्टेक्ट के हमारे मेथड्स है। और देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके टीजीटी पीजीटी के पेपर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। एक्सटेंशन एजुकेशन ऐसा सेगमेंट है आपके पूरे होम साइंस के पेपर का जिससे आप 5 से 6 टॉपिक ऐसे निकाल सकते हो जिनसे क्वेश्चन आना फिक्स है। हर सेगमेंट का यही हाल है, आप टेक्सटाइल से भी निकाल सकते हो, न्यूट्रिशन से भी निकाल सकते हो, बस आपको वो निकालना पड़ेगा, तो वो मेहनत करना पड़ेगा, जो आपके पास समय है नहीं, वो मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, हमारे जैसे और भी टीचर्स कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अभी के लिए उनकी वीडियोस को देख करके अपना शॉर्ट नोट बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, द क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन नॉर्मल अडल्ट्स में रेंज फ्रॉम, यानी कि एक सामान्य मनुष्यों में, सामान्य व्यक्ति में जठर रस जो होता है उसकी मात्रा कितनी स्रावित होती है, तो जठर रस की मात्रा लगभग 2500 से 3000 ml यानी कि 2.5 से 3 लीटर के लगभग एक दिन में स्रावित होती है। मूत्र निष्कासन की बात की जाए तो 1500 से 200 ml हो जाएगा। 61 फंक्शन ऑफ लंग्स इज टू प्योरीफाई द ब्लड बाय द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ऑफ ब्लड, यानी कि फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनीकरण कहेंगे, ठीक है। कार्बोनिफिकेशन नहीं होगा, एक्सपिरेशन नहीं होगा, इंस्पिरेशन भी नहीं होगा। इंस्पिरेशन का मतलब होता है क्या, इन, सांस को लेना, ठीक है, सांस को अंदर लेना। एक्सपिरेशन का मतलब, एक्स का मतलब बाहर, सांस को बाहर निकालना, ये प्रोसेस होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ब्रेन मैच्योर्स बिटवीन द एज ऑफ, यानी कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता किस उम्र में लगभग होती है, किस उम्र के मध्य में होती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 to 8 ईयर्स में। अब देखिए सही आंसर तो वैसे आपका 5 से 6 ईयर्स माना जाता है, 5 से 6 साल में बच्चों का जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो जाता है। आपने हॉर्लिक्स वाला और जूनियर वाला प्रचार भी देखा होगा कि 5 साल तक बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अब इस क्राइटेरिया में कोई दिया नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 to 8 ईयर्स। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, इन वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एयर, फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है, ठीक है, अनुपूरक वायु की बात कर रहा है, तो अनुपूरक वायु हमारी कितनी होती है 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1600 घन सेंटीमीटर के बराबर होती है। अनुपूरक वायु है क्या, जितनी वायु हम एक बार में लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अनुपूरक वायु कहलाती है। फॉर प्रिंटिंग 500 मीटर टू 5000 मीटर क्लॉथ विच मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज सुटेबल, यानी कि अगर आपको 500 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक का पूरा कपड़ा प्रिंट करना है तो कौन सा मेथड इसमें से सुटेबल होगा, तो देखिए बाटिक प्रिंटिंग की बात किया है, बाटिक प्रिंटिंग तो बहुत टफ हो जाएगा। ब्लॉक प्रिंटिंग भी क्या है आपका टफ काम है। स्क्रीन प्रिंटिंग है नन ऑफ द अबव, सही आंसर क्या हो जाएगा स्क्रीन प्रिंटिंग। अगर यहाँ पे रोलर प्रिंटिंग दिया होता तो रोलर प्रिंटिंग भी आप कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर स्क्रीन प्रिंटिंग जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि स्क्रीन क्या होते हैं बड़ी लंबे कपड़ों पे भी प्रिंटिंग का काम करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन रेगुलेट करता है, कौन करने का काम करता है, शुक्राणु जनन का नियमन कौन करता है, तो इंसुलिन, थायराइड, ग्लूकागॉन, एंड्रोजन, ये हो जाएगा आपका एंड्रोजन, क्योंकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किससे रिलेटेड होगी, सेक्स हार्मोन से रिलेटेड होगी, और यहाँ पे सिर्फ एंड्रोजन ही क्या है आपका लिंग हार्मोन के अंतर्गत आएगा, और ये पुरुषों में होता है। इंसुलिन डायबिटीज से रिलेटेड हार्मोन है, थायराइड थायरॉक्सिन रिलीज करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, जैसे इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, तो इंसुलिन हमारा कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल्स, ठीक है, पेनक्रियास अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। रक्त शर्करा, ठीक है, रक्त शर्करा के स्तर को क्या करना, बराबर किए रहना, तो ये काम किसका है, इंसुलिन का। अब जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है वो काम किसका होता है, वो हमारे इंसुलिन का होता है। ग्लूकागॉन क्या है, तो ग्लूकागॉन डेल्टा सेल से रिलीज होता है, पेनक्रियास के ही
डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका से रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेन करने का काम करता है। थायराइड क्या करता है, थायराइड से हमारा T3 एंड T4 यानी कि थायरॉक्सिन और टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि क्या करते हैं, इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इनकी कमी से होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर को हिंदी में कहते हैं हम, सॉरी, घेंघा। ओहो, ग्वाइटर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है, घेंघा रोग कहते हैं। क्लियर है। घेंघा रोग से संबंधित एक राष्ट्रीय घेंघा ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, NGCP, जो कि कब लाया गया था, तो ये आया था आपका 1962 के अराउंड, ठीक है। 1970 में इसका नाम चेंज हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, विच पीरियड इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, यानी कि किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा तूफान और तनाव की अवस्था हम किसे कहते हैं, ये हमारा होता है अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, जिसे कहा किसने है, ये टर्म किसने दिया है, तो ये टर्म दिया है स्टेनले हॉल ने। अब देखिए, अब इस एक क्वेश्चन से आपके और भी कई सारे क्वेश्चंस तैयार होंगे, मैंने पूरा तैयारी किया हुआ है ताकि आपका कुछ छूटे ना। देखिए, WHO ने किशोरावस्था की परिभाषा से संबंधित कई बार पेपर में, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपके वही सारी चीजें हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार में परिभाषा दी गई है किशोरावस्था। किशोरावस्था, ओहो ये सेलेक्ट क्यों नहीं होता है, एक मिनट, स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा होगा। किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच का वह काल है जब शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक दृष्टि से क्या होते हैं, तीव्र परिवर्तन होते हैं। यानी कि WHO के अनुसार 10 से 19 साल तक की वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से तीव्र परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था कहलाती है। और ये परिभाषा किसने दिया है, WHO ने दिया है। इसके बाद हमारा हैविंग ह्रस्ट ने क्या कहा है, किशोरावस्था जीवन का वह संक्रमण काल है जिसमें बच्चा क्या करता है, शैशवावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ता है। यानी कि संक्रमण काल किसने कहा है, तो संक्रमण काल कहा है हमारे हैविंग ह्रस्ट साहब ने। इसके बाद क्रो और क्रो ने क्या कहा है कि किशोरावस्था वह अवधि है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी की बात किसने की है, तो क्रो और क्रो ने की है। तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हो, 10 से 19 अगर आपको दिख जाए या शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से वृद्धि दिख जाए तो वो WHO ने कहा है। हैविंग ह्रस्ट ने संक्रमण काल कहा है, ये कीवर्ड, संक्रमण काल क्या है, ये आपका कीवर्ड है इस पूरे डेफिनेशन के लिए, ठीक है, जिसमें शैशवावस्था से वयस्कावस्था तक विकास होता है। क्रो और क्रो का क्या कीवर्ड है, एक ऐसी अवधि जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। तो ये 3 परिभाषाएं हैं, अन्य और भी परिभाषाएं हैं। जीन पियाजे ने क्या कहा है, किशोरावस्था वह अवस्था है जब बच्चा क्या करता है, तार्किक, वैचारिक और अमूर्त चिंतन, तार्किक, वैचारिक और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को विकसित करता है। इसे हम क्या कहते हैं, हमारा किशोरावस्था कहते हैं। तो जीन पियाजे के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो हमारा कीवर्ड क्या हो सकता है, उसी से मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। एलिजाबेथ हरलॉग, जिनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था जीवन का संक्रमण काल है जिसमें बचपन के गुण धीरे धीरे क्या होते हैं, लुप्त होते जाते हैं और वयस्कता के गुण क्या होते हैं, उभरने लगते हैं। इन्होंने हैविंग ह्रस्ट की परिभाषा को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है, उन्होंने भी क्या कहा था, संक्रमण काल कहा था, और एलिजाबेथ ने भी क्या कहा है, संक्रमण काल ही कहा है। बट इन्होंने क्या कह दिया है कि बचपन के गुण धीरे धीरे क्या होते हैं, लुप्त होते हैं और वयस्कता के गुण हमारे उभरने लगते हैं। इसके बाद स्पेंसर हैश ने क्या कहा है कि किशोरावस्था बचपन और यौवन के बीच का सेतु है। ये यहाँ का कीवर्ड है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन साइंटिस्ट, इन वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं, ठीक है, इन साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखने हैं और उसके बाद आपको क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो लिख देना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, हैविंग ह्रस्ट ने और एलिजाबेथ ने, दोनों ने संक्रमण काल कहा है, बस एलिजाबेथ ने क्या किया, उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया है। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था, क्रो एवं क्रो ने कहा था कि हमारा जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, व्यक्तिगत विकास ज्यादा कर रहा है। तो जहाँ पे व्यक्तिगत की बात आ जाए वो कर दीजिएगा। जीन पियाजे ने तार्किक, वैचारिक और अमूर्त चिंतन की बात की है।
फिर स्पेंसर ने बचपन और यौवन के बीच का सेतु माना है, जिसमें जीवन की दिशा और भविष्य का स्वरूप जो होता है वो तय होता है। और WHO ने क्या कहा है कि 10 से 19 साल की वह अवधि जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक वृद्धि जो होता है वो तीव्र गति से होता है। तो ये परिभाषाएं हैं, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर देखिए क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, विच इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इन कोलेस्ट्रम, यानी कि कोलेस्ट्रम जो माता का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? माता का पहला पीला गाढ़ा दूध, ठीक है, पहला पीला गाढ़ा दूध, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोलेस्ट्रम। पहले तो इसका नाम याद कर लो। और ये किसमें क्या सबसे हाई अमाउंट में रहता है? तो इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का क्या काम होता है? आंखों के लिए तो सही है, पर ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तो प्रदान करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। और माता के दूध में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए ये पहला गाढ़ा पीला दूध यानी कि कोलेस्ट्रम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उसे विटामिन ए जो है वो प्रॉपर मात्रा में मिल सके। अगला प्रश्न से पहले फंक्शन और क्या क्या है विटामिन के वो भी देख लीजिए। तो हेल्दी विजन, आंखों के लिए अच्छा होता है, बच्चों के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने का काम करता है, सेल डिफरेंशिएशन एंड जीन एक्सप्रेशन का काम करता है, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ये बढ़िया होता है। पाया किस में जाता है? तो जो हमारे पीले और नारंगी कलर के जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दिखाई देते हैं उन सभी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, अभी 12 क्वेश्चन लगभग बचे हुए हैं, भागना नहीं है। वार्मथ और कूलनेस ऑफ कलर इज नोन एज, यानी कि रंग की जो गर्माहट होती है और उसका ठंडक, उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं उसे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यू कहते हैं, ठीक है। रंग की जो गर्माहट होती है और जो ठंडक होती है उसे हम ह्यू कहते हैं। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ कलर क्या होता है? रंग का जो हल्कापन, ठीक है, लाइटनेस और डार्कनेस जिसे कहते हैं, हल्कापन और गहरापन, ये हमारा क्या कहलाता है? वैल्यू कहलाता है। और हमारा इंटेंसिटी या क्रोमा, इंटेंसिटी भी कहते हैं और साथ ही साथ क्रोमा भी कहते हैं। तीव्रता, रंग की जो तीव्रता होती है ये क्या करती है? ये ब्राइटनेस और डलनेस को बनाती है, मतलब बताने का काम करती है। ब्राइटनेस, एक मिनट, ब्राइटनेस एंड डलनेस, यानी कि हमारा कपड़ा कितना चमकदार है और कितना चमकहीन है, रंग कितना चमक रहा है, इस चीजों को बताने का काम हमारा इंटेंसिटी यानी कि क्रोमा का होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर थियरी, ठीक है। कलर थियरी आप जरूर पढ़ के जाइएगा अपने पेपर में। इससे एक नहीं बल्कि आप मतलब एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस कलर थियरी से फंस सकते हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन लगभग आपके इस क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन आपके इस स्लाइड से आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ह्यू ऑफ कलर यानी कि रंगों के जो नाम होते हैं, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये क्या है? ये कलर के नाम है। तो जो नाम होते हैं उसे हम कहते हैं ह्यू। जो क्रोमा होता है वो क्या बताता है? कलरफुलनेस और डलनेस, यानी कि ब्राइटनेस और डलनेस को बताता है। ये कलर जो है ये बहुत डल है, इधर के कलर बहुत डल है और इधर के कलर क्या है? ज्यादा ब्राइट है। ये बताता है वैल्यू, द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर, यानी कि ये कलर कितना डार्क है और इधर का कलर कितना लाइट है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप और रिवाइज कर सकते हैं कि जो कपड़े में लाइटनेस होती है, एक मिनट, कलर की, कपड़े की नहीं, कपड़े कलर की जो लाइटनेस होती है वो, और कपड़े की जो डार्कनेस होती है वो, इस टर्म को क्या कहते हैं? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ब्लैक कलर में या मैंने रेड कलर में, ठीक है, व्हाइट को मिला दिया, तो उससे कपड़ा क्या हो जाएगा? हमारा लाइट हो जाएगा, कलर उसका लाइट होगा। तो इस टर्म को हम कहते हैं टिंट, यानी कि जब हम किसी कलर में, जैसे कि ये रेड है, इस रेड में मैंने क्या किया? रेड प्लस व्हाइट, व्हाइट को मिला दिया तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? हमारा बनेगा टिंट, ठीक है, हमारा क्या तैयार होगा? टिंट। और अगर इसी में डार्कनेस लाना है तो डार्कनेस के लिए हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शेड, टिंट और शेड कहते हैं, ठीक है। अब इसी रेड कलर में अगर मैं ब्लैक कलर मिला दूं, ब्लैक प्लस रेड, तो ये हमारा क्या तैयार करेगा? ये हमारा तैयार करेगा शेड, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा टिंट और शेड क्या होते हैं। जब हम किसी भी कलर में व्हाइट कलर को मिलाते हैं तो हमारा टिंट बनता है, जब हम किसी भी कलर में ब्लैक कलर को मिलाते हैं तो हमारा शेड तैयार होता है। और अगर हम किसी भी कलर में, जैसे मैंने रेड के साथ अगर ग्रे मिला दिया,
तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा टोन। ठीक है, तो जैसे कलर से रिलेटेड ये तीन चीजें याद रखनी है, वैसे ही इन तीन चीजों को भी याद रखिएगा, टिंट, टोन और शेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग अडल्टहुड, यानी कि प्रौढ़ावस्था में जो प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है। तो इजी क्वेश्चन है, प्रकुंचन दाब की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका नॉर्मली 120/80 होता है, नॉर्मल प्रेशर जो होता है हमारे ब्लड का, वो हमारा कितना होता है 120/80। अब इसमें 120 और 80, इसमें 120 जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिस्टोलिक होगा, सिस्टोलिक, और ये क्या हो जाएगा हमारा डायस्टोलिक हो जाएगा, डायस्टोलिक। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, एक मिनट 120/80। हाँ, यहाँ पे क्या होगा आपका प्रकुंचन दाब पूछ रहा है आपसे, सिस्टोलिक प्रेशर पूछ रहा है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 से लेकर के 125 के बीच में होता है। जब यही वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था के बाद की अवस्था में आते हैं तो ये आपका और ज्यादा बढ़ जाता है, और 140 के प्लस ऊपर जब जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे देखिए रेंजेस दिए हुए हैं ब्लड प्रेशर के बाई एज के अकॉर्डिंग। 0 to 6 मंथ हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 45 to 90 रहता है, डायस्टोलिक हमारा 80 to 85 रहता है। ठीक, फिर हमारा 6 से लेकर के 21वें महीने तक, लगभग 24वें महीने तक हमारा 80 से 100 होता है, और यहाँ पे हमारा कितना होता है 40 से लेकर के 70 होता है। 2 से 13वें साल तक 2 to 13 ईयर्स हमारा 80 से 120 होता है, और ये हमारा 40 से 80 होता है। 14 to 18 ईयर्स में कितना होता है, ये हमारा 80 to 120 होता है, और ये हमारा 60 to 80 होता है। फिर 18 से 40, यानी कि यही प्रौढ़ावस्था की बात कर रहा है, 18 से 40 की बात, तो इस समय ये हमारा लगभग 95 to 135 तक रहता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है 60। अब ये प्रौढ़ावस्था कौन सी है, पहले की, ठीक है, प्री अडल्टहुड जो होता है, ये हमारा क्या है अडल्टहुड 41 to 60, यहाँ पे 110 से 145 125 तक का रेंज होता है। फिर 61 प्लस ईयर्स वृद्धावस्था में 95 to 145 तक का रेंज चला जाता है। तो इसको आप लोग जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो। और यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर चार्ट, यानी कि नॉर्मल कब होता है, हाइपरटेंशन कब होता है, तो जब सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है तो ये नॉर्मल कहलाता है। एलिवेटेड यानी कि हल्का बढ़ा हुआ कब होगा, जब 120 से 129 होगा, और हमारा डायस्टोलिक क्या होगा 80 से भी ज्यादा होगा। हाइपरटेंशन स्टेज 1 कब होगा, जब 130 से 139 के बीच में होगा, और 80 से 89 80 to 89 के बीच में हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होगा। हाइपरटेंशन स्टेज 2 कब होगा, जब 140 से 180 होगा, और ये हमारा डायस्टोलिक 90 to 120 होगा। और इसके बाद हमारा हाइपरटेंशन क्राइसिस कब हो जाएगा, तो क्राइसिस कब होगा, जब 180 प्लस चला जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा क्या है 180 प्लस जा रहा है, और डायस्टोलिक हमारा क्या है 120 प्लस जा रहा है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में हमारा 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अप्रॉक्स मुझे लग रहा है कि 1 घंटे का समय हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, आप आधे घंटे की क्लास, आधा घंटा से कम समय में ही आपकी ये क्लास और पूरी हो जाएगी। इन नॉर्मल कंडीशन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी आर, यानी कि सामान्य अवस्था में रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहा है। व्हाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल संख्या कितनी होती है, तो 6 से 8,000 के बराबर हमारी नॉर्मल सेल्स की संख्या होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है या लाइफ स्पैन इनका कितना होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो होता है वो 7 से 10 दिन होता है। अगर आरबीसी का लाइफ स्पैन आपसे पूछ ले, ठीक है, किसका, आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये 90 से 120 दिनों तक होता है। ठीक है, जो मोनोसाइट्स एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं, इनकी लाइफ स्पैन और कम होती है। तो ये ब्लड से रिलेटेड टर्म है, ये भी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। आप चाहेंगे उस पर और डिटेल क्वेश्चंस करने के लिए तो आपको वो वीडियो पहले से बनी हुई है, आपको बस जा करके एक बार देखना है, नीचे वीडियो स्लाइड करते जाएंगे आपको मिल जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मेड डायरेक्टली फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि निम्न में से वह कौन सी विधि है, वस्त्र बनाने की वह कौन सी विधि है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से तंतु के द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया की जाती है। यानी कि डायरेक्ट
वस्त्र तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन कताई, ट्विस्टिंग, रोविंग ये नहीं की जा रही है, ड्राइंग आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीधे हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, धागे से ही वस्त्र बनाते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ब्रेड मेथड कहेंगे, फेल्ट मेथड कहेंगे, वीविंग मेथड या नीटिंग मेथड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फेल्टिंग मेथड कहलाएगा। ठीक है, फेल्ट या नमदा विधि क्या होती है, आपने देखा होगा, रक्स, डोर मैट्स, ठीक है, बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह, कैप वगैरह, ठीक है, ये सारे हमारे कैसे तैयार होते हैं, ये फेल्टिंग मेथड से तैयार होते हैं। फेल्टिंग मेथड क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे फाइबर्स जो असली ओरिजिनल फाइबर बनाने के दौरान टूट के किनारे हो जाते हैं, उन फाइबर्स को गोंद, रेजिन के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से आपस में चिपका करके जो फैब्रिक बनाया जाता है उसे हम फेल्टिंग फैब्रिक कहते हैं। और जिस मेथड से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फेल्टिंग मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है, ये आपका कौन सा मेथड है, ये आपका ब्रेड मेथड है। ठीक है, ब्रेड मेथड का मतलब क्या है, गूंथ के बनाना। ठीक है, धागों को, रेशों को हम क्या करें, गूंथ के बना रहे हैं। ये आपका फेल्टिंग मेथड का एग्जांपल है। ये भी क्या है, आपका फेल्टिंग मेथड का एग्जांपल है। ये क्या है हमारा, ये हमारा वीविंग है। वीविंग जिसमें हम वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड को आपस में इंटरलेस करके बनाते हैं। और ये हमारा क्या है, नीटिंग मेथड है। नीटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा एक ही धागा होता है, उसके लूप्स बना करके हम वस्त्र को तैयार करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं इनमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। 72 नंबर क्वेश्चन, एबिलिटी इज अ, एबिलिटी क्या है, यानी कि योग्यता कौन सा साधन है। योग्यता व्यक्तिगत साधन होगा, पहली चीज तो ये है, ये जान लीजिए। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स है। अब बस आंसर को देखते रहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानवीय साधन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की योग्यता क्या है, उस पर्टिकुलर मनुष्य में होगी, उस पर्टिकुलर मानव में होगी, तो इसलिए ये मानवीय साधन है। अगर यहीं पे आपसे धन पूछ लिया रहता, आपसे समय पूछ लिया रहता, भौतिक साधन पूछ, वो अलग चीजें पूछ लिया रहता, तो ये क्या हो जाता, आपके भौतिक साधन हो जाते। लेकिन आपकी योग्यता, आपका समय, समय क्या है, समय दोनों है। निखिल एम डार्सी के अनुसार समय जो होता है वो मानवीय और अमानवीय दोनों साधनों के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न 73 नंबर, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा मानवीय और दूसरा क्या होता है हमारा अमानवीय। मानवीय में हमारा पर्सनल इंटरेस्ट, रुचियां हमारी आती हैं, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति, हमारी योग्यता, हमारा एटीट्यूड, हमारी अभिवृत्तियां, ये सारी चीजें जो किसी व्यक्ति की अलग अलग होती हैं वो मानवीय साधनों के अंतर्गत आती हैं। अमानवीय साधन में हमारा समय, धन, वस्तुएं और जितनी भी हमें सामुदायिक सुविधाएं मिलती हैं, इन्हें हम अमानवीय साधन या भौतिक साधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, द डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल। देखिए आरबीसी ब्लड से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप यकीन मानिए। आपको बस जाना कहाँ है, आपको नीचे जाना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट उसका भी बना देती हूँ। वैसे मैंने 4 प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, होम मैनेजमेंट का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, न्यूट्रिशन का और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस का। तो मैं पीवाईक्यू सेशन में इसको ऐड कर दूंगी और जो ब्लड वाला है, हेल्थ वाला जो चैप्टर है आपका, फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है, मैं उसमें ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। पूछ रहे हैं लाल रक्त कणिकाओं का व्यास, इनका डायमीटर कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो व्यास डायमीटर होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। 74 नंबर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईज। आंखों की, नेत्र की सबसे बाहरी परत क्या होती है। तो आंखों की सबसे बाहरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, यानी कि श्वेत परत जो हमें दिखाई देती है। हमारी आंखों का सबसे ज्यादा जो भाग होता है, अधिकतम भाग, वो भी श्वेत परत यानी कि स्क्लेरा ही होती है, जो बाहर की तरफ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे। ये क्या है, हमारी आई लैशेज है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का भाग हमें दिखाई देता है इसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का मतलब आंख की पुतलियां, आंख की पुतली। ठीक है, आइरिस भाग होता है हमारी आंखों का, जो आंखों की पुतलियों के जस्ट नीचे हल्का सफेद भाग होता है। बॉटम लिड होता है आंखों के नीचे का भाग। ये कॉर्निया होता है, क्लियर लेंस। कॉर्निया क्या होता है, लेंस का भाग होता है जिसपे कोई भी प्रतिबिंब पड़ता है। ठीक है, और फिर हमारा स्क्लेरा जो वाइट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। और हमारा होता है यहाँ पे टीयर डक्ट, और इस टीयर डक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैक्राइमल डक्ट भी कहते हैं। लैक्राइमल क्यों कहते हैं लैक्राइमल, क्योंकि यहीं पे हमारा लैक्राइमल ग्लैंड भी होता है। लैक्राइमल ग्रंथि यहीं पर होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लैक्राइमल और टीयर डक्ट भी कहते हैं। तो ये आंखों के कुछ प्रमुख पार्ट हो गए आपके। अब जितने पार्ट्स होते हैं उनका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो आइए देखते हैं आंखों के मुख्य भाग कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। बहुत जल्दी और बहुत आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करिए। कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया आंखों का क्या है, पारदर्शी परत होता है जो प्रकाश को क्या करता है, आंखों में प्रवेश कराने का काम करती है।
फिर आता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या है? आंख का रंगीन भाग होता है, ठीक है, जो क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है, जो प्यूपिल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फिर हमारी पुतली आती है यानी कि प्यूपिल, ये आंख का छिद्र होता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, कॉर्निया प्रकाश को आंख में प्रवेश करने दे रहा है, लेकिन कितनी मात्रा में प्रवेश होगा ये नियंत्रण करता है हमारा पुतली। फिर है लेंस, प्रकाश को फोकस करके रेटिना पर छवि बनाता है। रेटिना पे जब छवि बनती है तभी हमें कोई चीजें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो रेटिना पर छवि बनाने का काम किसका है? लेंस का काम होता है। प्रकाश को फोकस करने का काम किसका है? तो लेंस का काम होता है। फिर हमारा रेटिना आता है। प्रकाश संवेदनशील परत होता है ये, और छवि को विद्युत संकेतों में क्या करता है? बदल देता है। प्रकाश संवेदनशील होता है यानी कि इस पर लाइट पड़ता है तो इफेक्ट पड़ता है, आंखें क्या होती है? सिकुड़ने लगती हैं, हमारी पुतलियां क्या होती है? सिकुड़ने लगती हैं जब ज्यादा प्रकाश पड़ता है। तो छवि को विद्युत संकेतों में बदलने का काम, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करने का काम हमारा कौन करता है? रेटिना करता है। फिर आता है हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। ऑप्टिक नर्व क्या कर रहा है? मस्तिष्क को संकेत, जो भी सिग्नल्स हमें आंखों के द्वारा हमारी कॉर्निया ने, हमारे प्यूपिल ने, आइरिस ने दिया हुआ है, हमारे लेंस ने दिया है, उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। फिर स्क्लेरा, आंख की सबसे कठोर परत होती है जो आंखों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, और सबसे बाहरी परत भी होती है। फिर आता है हमारा कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा से संबंधित एक रोग भी होता है, कंजक्टाइवल जीरोसिस, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कंजक्टाइवा क्या होती है? एक पतली सी झिल्ली होती है जो आंखों को नम रखती है और साथ ही साथ सुरक्षा देने का काम करती है। क्या करती है? आंखों को नम रखती है। आंखों में नमी यानी कि मॉइस्चर देने का काम कौन करता है? तो आंखों में मॉइस्चर देने का काम हमारा कंजक्टाइवा करती है, और साथ ही साथ झिल्ली है, मेम्ब्रेन है जो आंखों के ऊपर होती है, तो उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है बाहरी धूल धक्कर से। फिर है विट्रियस ह्यूमर, ये भी आंखों का ही पार्ट है। ये जेली जैसा द्रव्य होता है जो आंख का आकार क्या करता है? बनाए रखता है। यानी कि आंखों के अंदर ये जो व्हाइट स्क्लेरा पार्ट दिखाई देता है हमें, उसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, जो जेली भरा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? विट्रियस ह्यूमर कहलाता है। फिर आता है हमारा कोरॉइड। कोरॉइड क्या है? रक्त आपूर्ति करता है और रेटिना को पोषण देता है। कोरॉइड क्या है? एक तरह का आर्टरी है, एक तरह की धमनी है जो जुड़ी रहती है किससे? हमारे ब्लड वाले सप्लाई, जो जितने भी ब्लड से सप्लाई करने वाली चीजें उससे जुड़ी रहती है, एक तरह की धमनी है जो रक्त आपूर्ति करती है हमारे आंखों में, और साथ ही साथ रेटिना को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स देती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। तो ये सारे भाग आपके किसके हैं? आंखों के प्रमुख भाग हैं। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपके स्क्लेरा से क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है कि अगली बार इससे प्रश्न, इनमें से किसी भी एक से आपका प्रश्न फंस जाए। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये लगभग आपका 4 नंबर का एक प्रश्न तो आपका तैयार है। चलिए अगला देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डाई? निम्न में से कौन सा है जो प्राकृतिक रंग नहीं है? तो इंडिगो, टर्मरिक, हीना या सल्फर। अब ये इंडिगो नील है, टर्मरिक हल्दी है, हीना मेहंदी है, ये सारे के सारे क्या है? ये प्राकृतिक है। लेकिन ये जो सल्फर है ना, सल्फर का मतलब क्या है? खनिज, यानी कि मिनरल के अंतर्गत आ जाएगा। ये मिनरल्स डाई, सिंथेटिक डाइज के अंतर्गत ही आ जाएगा। चलिए एक मिनट, सॉरी मैंने फैब्रिक बता दिया शायद, सॉरी। क्वेश्चन को फिर से देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रंग नहीं है? रंग की बात किया है, तो हीना क्या है? आपका प्राकृतिक रंग है। टर्मरिक हल्दी भी आपका प्राकृतिक रंग है। इंडिगो, इंडिगो इज अ सिंथेटिक डाई आई थिंक, ठीक है। इंडिगो जो होता है ये क्या है? हमारा सबसे पहला सिंथेटिक डाई है, तो इसलिए ये हमारा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सल्फर हमारा प्राकृतिक डाई के अंतर्गत, क्योंकि मिनरल से भी जो प्राप्त होता है वो भी हमारा नेचुरल डाई ही कहलाता है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 76, उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देती, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसका एक्सप्लेनेशन टाइप्स ऑफ डाइज का मैं किसी अदर वीडियोस में कर दूंगी। विच इंटरनेशनल एजेंसी इज एसोसिएटेड विथ अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम? यानी कि ANG, ANP किससे रिलेटेड है भारत में? तो ये केयर से रिलेटेड है, ICDS से है, निप्सिट से है, या फिर यूनिसेफ से है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये यूनिसेफ द्वारा रिलेटेड प्रोग्राम है। WHO और यूनिसेफ के द्वारा ANP अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो रिलेटेड है। ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1969 में। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो उड़ीसा में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अब चारों का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। केयर पूरा नाम क्या है? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। कोऑपरेटिव
फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। कब स्थापित हुआ था? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। उद्देश्य क्या है? गरीब व विकासशील देशों में भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना और भारत में पोषण, महिला सशक्तिकरण और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय योगदान देना, ये केयर का कार्य है। आते हैं आईसीडीएस पे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का पूरा नाम है। कब इसका स्थापना हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपका पूछता है। इस पेपर में भी आपका ये प्रश्न बल्कि दिया होगा। ये भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया प्रोग्राम है, जहाँ का उद्देश्य है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती धात्री महिलाओं को और साथ ही साथ जो किशोरावस्था की बालिकाएं हैं उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और टीकाकरण सेवाओं को प्रदान करना। प्रश्न ये भी बनता है कि निम्न में से कौन सी सेवाएं आईसीडीएस के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और टीकाकरण। शिक्षा यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे शिक्षा जो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। मुख्य इकाई क्या है इसका? मुख्य इकाई है आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। अगला है हमारा निप्सिड, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका भी उद्देश्य क्या है? महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्यक्रमों का क्या करना? मूल्यांकन करना। ठीक है। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कर्मियों के प्रशिक्षण का भी क्या है? ये एक मुख्य केंद्र है। जो भी इसके प्रशिक्षण कर्मी होते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है? यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना कब हुई थी? 1946 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या है? कि बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बच्चों को शिक्षा, बच्चों को पोषण, टीकाकरण और अधिकारों की रक्षा संबंधित चीजों के लिए जागरूक करना और ये सारी सुविधाएं प्रदान करना। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, बालिका शिक्षा, पोषण और कार्यक्रमों में क्या करता है? ये ऑलरेडी प्रमुख योगदान देता है। तो इसीलिए पोषण यानी कि अप्लाइड न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है वो हमारा किससे रिलेटेड होगा? वो हमारा रिलेटेड है यूनिसेफ से, जो कि 1969 में फॉर्म किया गया था। और सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले हुआ था उड़ीसा में। चलिए 77 क्वेश्चन, लास्ट 4 क्वेश्चन और बचे हैं। बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम देयर इज अ फ्लूइड विच इज नोन एज। ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया लेयर्स ऑफ हार्ट में। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य 2 परत कौन कौन सी हैं? दोनों परतें, एक हमारी पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम की ही जो दूसरी परत होती है एपिकार्डियम। इन दोनों के मध्य में ये पेरिकार्डियम, ये एपिकार्डियम और इनके बीच में कौन सा फ्लूइड होता है? फ्लूइड की बात कर रहा है। तो ये कौन सा फ्लूइड होगा? हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम से रिलेटेड ये टर्म है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल द्रव्य इसको कहा जाता है। एंडोकार्डियल फ्लूइड क्या होता? अगर ये होता तो ये हमारा अंदर यानी कि जो हार्ट की हमारी सबसे इंटरनल लेयर है ये वहां पर पाया जाएगा। लिम्फेटिक फ्लूइड क्या होता है? लिम्फेटिक फ्लूइड जो आपके लिम्फ ऑर्गन्स में पाया जाता है। और सेल फ्लूइड जिसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो सेल के अंदर पाया जाता है। एक मिनट हाँ 77 हो गया। ठीक है। इज दिस द लास्ट क्वेश्चन? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है। 3 क्वेश्चंस और ऐड होने चाहिए थे बट नहीं ऐड हो पाए हैं, कोई बात नहीं। 77 क्वेश्चंस तक हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो में। अब इसके आगे के जो भी वीडियोस होंगे, ठीक है, वो आप लोग देखिएगा। इतने वीडियोस को प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ऐड किया था मैंने बट ये नहीं ऐड हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ये आपका परम दायित्व है कि अगर आपने वीडियो को देखा है पूरा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की एक धुआंधार क्लास में। थैंक यू सो मच।